नमस्कार मित्रों, इस कार्यक्रम में हम राहु और केतु से ज्योतिषीय दृष्टि से सामान्य पहचान करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम राहु और केतु से देखी जाने वाली बातें यानी कि राहु केतु के कारकत्वों को समझेंगे। राहु और केतु की उच्च, मूल त्रिकोण, स्वग्रह, मित्र, शत्रु, नीच राशियां तथा स्व नक्षत्र, मित्र शत्रु ग्रह, राहु और केतु की दृष्टि, इन पर भी दृष्टि डालेंगे। सामान्य तौर पर इनके राशि स्थिति और भाव स्थिति से क्या फलित मिल सकते हैं, राहु केतु के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसे भी प्रारंभिक दृष्टि से समझेंगे। राहु केतु से उत्पन्न होने वाले योग जैसे अष्टलक्ष्मी योग, काल सर्प योग तथा अन्य ग्रहों के संबंध से राहु केतु क्या क्या फलित दे सकते हैं, इसका भी विचार करेंगे। राहु केतु की महादशा, गोचर में फलित, इनको भी एक नजर में देखेंगे। आखिर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समाज, शहर और देश, इन पर होने वाले व्यापक परिणामों को कैसे देखते हैं, इस विषय को भी स्थूलता से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं राहु और केतु की प्रारंभिक पहचान से। राहु और केतु ये आकाश मंडल में दिखने वाले ग्रह नहीं हैं, अपितु वो एक गणित सिद्ध बिंदु है। पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने के मार्ग को चंद्र का पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला मार्ग जहां छेदता है, उन बिंदुओं को राहु केतु कहा गया है। इन दो बिंदुओं में से चंद्र का भ्रमण मार्ग उत्तर दिशा की ओर जाते हुए जहां छेदता है, उस बिंदु को राहु तथा उसके विरुद्ध ओर के बिंदु को केतु कहा गया है। ये सिर्फ छाया बिंदु है। इन्हें मून नोड्स, असेंडिंग नोड्स, डिसेंडिंग नोड्स या ड्रैगन हेड, ड्रैगन टेल, ऐसा भी पाश्चात्य ज्योतिषी कहते हैं। पाराशरी, सर्वार्थ चिंतामणि, बृहद जातक, सारावली, उत्तरा कालामृत, इन ज्योतिष विषयक मूल संस्कृत ग्रंथों में इनका उल्लेख है। हालांकि इन सभी ग्रंथों में राहु और केतु की स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च तथा नीच राशि, इनके बारे में बहुत सारे मतांतर है। आपकी जानकारी के लिए यहां एक टेबल दिखाया है जिसमें किस ग्रंथ में कौन सी राशि राहु केतु के लिए उच्च, मूल त्रिकोण, स्वग्रह, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह है, उसे लिखा है। पाराशरी, सर्वार्थ चिंतामणि, उत्तरा कालामृत, इन तीन ग्रंथों में राहु को वृषभ और केतु को वृश्चिक में उच्च का माना है। वही जातक भरण इस ग्रंथ में राहु को मिथुन और केतु को धनु राशि में उच्च का माना है। जेमिनीय सूत्र में राहु केतु के लिए कोई भी उच्च, मूल त्रिकोण या शत्रु मित्र राशियां नहीं दी गई है। इसी प्रकार पाराशरी और जातक भरण में राहु को कन्या और केतु को मीन राशि में स्वग्रही माना है। जैमिनीय सूत्र में राहु को कुंभ और केतु को वृश्चिक राशि में स्वग्रही कहा है। सर्वार्थ चिंतामणि में राहु केतु के लिए कोई भी स्वराशियां नहीं दी गई है। इसी प्रकार मूल त्रिकोण और मित्र शत्रु राशियों के मतांतर है, जिसकी जानकारी के लिए आप दिखाए गए चार्ट का अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य तौर पर या अनुभव के आधार पर राहु के लिए वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या ये राशियां शुभ है और केतु के लिए वृश्चिक, धनु, मकर और मीन ये राशियां शुभ है। ये दोनों पाप ग्रह होने के कारण उपचय स्थानों में यानी तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में अच्छे फलित देते हैं। ये ग्रह हमेशा उल्टी दिशा में यानी वक्र गति से घूमते हैं। इनकी गति हमेशा समान रहती है। एक दिन में दोनों 3 कला 11 विकला इतनी गति से राशि चक्र में घूमते हैं। इंजीनियर लोग अंश, कला, विकला इस कंसेप्ट को डिग्री, मिनट, सेकंड ऐसे भी समझ सकते हैं। यह गणित का भाग है, इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। राहु केतु को 360 अंश घूमने के लिए यानी राशि चक्र में एक राशि से पुनः उसी राशि में उसी अंश पर आने के लिए 19 वर्ष का समय लगता है। एक साल में ये लगभग 19 अंश चलते हैं। शनिवत राहु और कुजवत केतु ऐसा कहा गया है, यानी राहु शनि ग्रह की तरह और केतु मंगल ग्रह की तरह होते हैं। बहुत सारे पाश्चात्य ज्योतिषी राहु केतु का फलित के लिए विचार नहीं करते, लेकिन यह गलत बात है। कुछ अन्य ज्योतिषी राहु की दृष्टि का भी विचार नहीं करते, लेकिन कुंडली की बहुत सी गुत्थियां राहु, केतु और
इनके दृष्टि को विचार में लेने से सुलझती हुई मैंने पाई है। राहु वक्र दृष्टि से अपने से 5, 7, 9 और 12वें भाव को देखते हैं। हालांकि एक पुराण कथा अनुसार स्वरभानु नाम के राक्षस का श्री विष्णु ने काटा हुआ सिर राहु और बचा हुआ सर रहित शरीर केतु कहलाता है। इस कारण केतु के पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं। इसी कारण से कुछ ज्योतिषी सिर्फ राहु की दृष्टि मानते हैं और केतु की कोई दृष्टि नहीं मानते। तो अन्य कुछ ज्योतिषी केतु को 5, 7, 9 ये वक्र दृष्टियां मानते हैं। अनुभव की बात करें तो केतु की दृष्टि का भी असर मैंने पाया है। राहु केतु का अन्य ग्रहों के साथ केंद्र योग का भी असर अनुभव में आता है। विंशोत्तरी महादशा में राहु को 18 तथा केतु को 7 वर्ष का समय दिया गया है। राहु और केतु की फलित देने की पद्धति भी निराली है। ये ग्रह जिस राशि में होते हैं उसके स्वामी के फलितों को जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अनुसार रिफ्लेक्ट करते हैं या उनके अनुसार फलित देते हैं। इतना ही नहीं, ये छाया ग्रह जिस नक्षत्र में हो, जिन ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो, उनके अनुसार भी फलित देते हैं। इन नियमों को उदाहरणों द्वारा भविष्य में किसी और वीडियो में समझेंगे। उत्तर कालामृत ग्रंथ के आधार पर राहु से विचारणीय विषयों को देखें तो राहु आकस्मिक घटनाओं का कारक, धार्मिक मनुष्य, अचानक कार्य के लिए प्रेरित करने वाला, स्नायु, वायु दोष, वन, भ्रम, कुतर्क आदि का कारक कहा गया है। तथा केतु से विचारणीय विषयों को देखें तो केतु डॉक्टर, कुत्ता, मुर्गा, मोक्ष, क्षय रोग, पीड़ा, ज्वर, गंगा स्नान, वायु विकार, पेट में तीव्र पीड़ा आदि का कारक कहा गया है। जातक पारिजात इस संस्कृत ग्रंथ में राहु और केतु के कारकत्व संबंधी एक श्लोक है। श्लोक है, सर्पे नैव पितामहम तु शिखना मातामहम चिंतयेत। अर्थात राहु से पितामह यानी दादा और केतु से मातामह यानी नाना का विचार करना चाहिए। सामान्य तौर पर राहु से यानी राहु के कारकत्व से सम्मेलन, भ्रम, पाखंड, जुआ, बंदीवास, गुप्त कारस्थान, गुप्त बातें, गुप्त विद्या, अपवित्रता, अशुद्धता, अनेकता, विदेश गमन, झूठ, संचय, मंत्र तंत्र विद्या, सम्मोहन विद्या, मेस्मेरिज्म, भूत प्रेत बाधा आदि, दुख, दाहकता, भय, पागलपन, मानसिक विकृति, संतति दोष, भाड़े का घर, बाधित जगह, दादा आदि बातों का राहु कारक है। तथा केतु मोक्ष, गंगा स्नान, तप, संन्यास, विरक्ति, मंत्र जाप, गूंगापन, भूख, पेट दर्द, बुरी संगत, मूर्खता, नाना, अलगाव आदि बातों का केतु कारक है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, पर फलित की दृष्टि से देखें तो इनमें फर्क है। राहु भौतिक सुखों का कारक है तो केतु भौतिक सुखों का नाश करने वाला, पारमार्थिक सौख्य देने वाला तथा मोक्ष कारक है। शनिवत राहु और कुजवत केतु इस श्लोक के अनुसार शनि जैसा राहु और कुज यानी मंगल जैसा केतु, इस प्रकार स्वभाव की दृष्टि से दोनों ग्रहों का विचार करना चाहिए। पाराशरी में एक श्लोक आता है, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेता तमो ग्रहो। इसका अर्थ है, शुभ भाव में यानी केंद्र या त्रिकोण भाव में ये पाप ग्रह शुभ फलित देते हैं, अन्य भावों में अकेले होने पर अनिष्ट फलित उत्पन्न करते हैं। लेकिन अन्य भावों में शुभ ग्रहों से योग करने पर शुभ फलित देंगे तथा शुभ भाव में पाप ग्रहों की संगत में अशुभ फलित भी देंगे। दूसरा एक श्लोक है, उसमें कहा है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवेशताम तमो ग्रहो नाथे नान्यतरे नापि संबंध उद्योग कारको। यानी राहु केतु केंद्र भाव में होकर त्रिकोणाधिपति से संबंध बनाए या कोण भाव में बैठकर केंद्राधिपति से संबंध बनाए तो राजयोग कारक होते हैं, पर कोण भाव में कोणेश से या केंद्र भाव में केंद्रेश से संबंध बनाए तो यह सिर्फ शुभ योग होगा, राजयोग नहीं। ग्रहों के संबंध 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सहवास योग या युति संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध,
एकतर दृष्टि संबंध या परिवर्तन या अन्योन्य योग। ऐसे संबंध में ये छाया ग्रह हो तो वो उन संबंधित ग्रहों का प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं। यानी सामान्य भाषा में कहे तो राहु और केतु जिन ग्रहों के साथ हो, जिन ग्रहों की राशि या नक्षत्र में हो, जिन ग्रहों से दृष्ट हो, उन ग्रहों के एजेंट बन जाते हैं और उन ग्रहों के फलितों को उन ग्रहों से भी अधिकता से देते हैं, चाहे वो फलित बुरे हो या अच्छे। उदाहरण के लिए अगर वृषभ लग्न में राहु तृतीय भाव में अष्टमस्थ मंगल की अष्टम दृष्टि में हो तो राहु मंगल का प्रतिनिधि यानी एजेंट बनेगा और मंगल के फलों को रिफ्लेक्ट करेगा। इस लग्न के लिए मंगल सप्तम और व्यय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। व्यय भाव से व्यय, अष्टम से मृत्यु तथा राहु स्थित तृतीय भाव से बंधु सौख्य देखते हैं। इसी कारण इनका एकत्रित विचार करें तो राहु यहां मंगल का प्रतिनिधि बनकर बंधु सौख्य नष्ट करेगा। इसी प्रकार राहु योग कारक होकर राजयोग कैसे उत्पन्न करेगा यह भी समझ में आता है। राजयोग कैसे उत्पन्न होता है यह पिछले एक वीडियो में हमने समझा ही है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे भी आप देख सकते हो। भाव परिस्थिति के कारण राहु क्या फल देता है उसे भी एक नजर में समझ लेते हैं। मारक भाव यानी द्वितीय या सप्तम भाव में राहु केंद्र कोणेश से युक्त हो तो अच्छे फलित देता है। मारक भाव में मारकेश से युक्त हो तो आयुष्य योग को कम करता है। कोण भाव में मारकेश से संबंधित हो तो मारक बन जाता है। त्रिक भाव में यानी 6, 8 या 12वें भाव में बैठकर इन्हीं भावेशों से संबंधित हो तो अपनी दशा भुक्ति में नुकसान या बीमारी का योग बनाता है। राहु केतु त्रिक भावों में या उनके नक्षत्रों में या बाधकेश या मारकेश के नक्षत्र में या सूर्य के नक्षत्र में हो तो नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। मारकेश, बाधकेश, नाशकेश, योगकारक, घातक आदि स्थान कौन से हैं वो समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। अपनी दशा में राहु प्रथम भाग में दुखदायक तथा अंतिम भाग में स्थलांतर करवाता है। कुंडली में राहु चाहे कितना भी अच्छा हो, अपनी दशा के आखिरी में आपत्ति संकट देता ही है। राजकारण के लिए कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु के साथ होकर राहु चांडाल योग बनाता है। इसमें राहु के फलितों में सुधार तो आता है लेकिन गुरु के अच्छे फलित कम हो जाते हैं। गुरु के कारकत्वों से देखे जाने वाले फलितों में कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति धर्मनिंदक, पाखंडी, नैतिकताहीन हो सकता है। षष्ठ भाव में राहु और केंद्र में गुरु हो तो अष्टलक्ष्मी नाम का योग होता है। इस योग के फलस्वरूप जातक 8 प्रकार की लक्ष्मी से युक्त तथा धनवान होता है। इस योग की इंटेंसिटी दोनों ग्रहों की बलवत्ता पर आधारित है। सूर्य या चंद्रमा के साथ 5 अंश के भीतर राहु ग्रहण योग देता है जिसमें सूर्य चंद्रमा के फलित बिगड़ जाते हैं। इसमें नौकरी जाना, बदनामी होना। पंचम भाव में यह योग अनापत्य दोष दे सकता है। दशम भाव में व्यवसाय या नौकरी संबंधी बुरे फलित मिल सकते हैं। मन के कारक चंद्रमा के साथ भ्रम का कारक राहु मानसिक रोग देता है। मंगल के साथ राहु हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इसे अंगारक योग भी कहते हैं। धन, लाभ या कर्म भाव में ऐसी युति हो तो व्यक्ति के पास अचानक बहुत सारा धन आ जाता है। प्रायः यह संशयास्पद होता है। भाग्य भाव में राहु मंगल शनि के साथ हो तो एकदम से प्रसिद्धि और उसके बाद एकदम से नामशेष होना, ऐसी घटनाएं घटती है। शनि और मंगल रोग कारक ग्रह है। इनके साथ राहु या केतु का कुयोग हो तो असाध्य और डॉक्टरों को भी जल्दी से समझ में न आने वाले रोग हो सकते हैं। बुद्धि और वाणी के कारक बुध ग्रह के साथ राहु हो तो जड़त्व योग बनता है। इसमें बुध शुभ संबंधित बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली बुद्धिमत्ता का होता है तथा हजारों लोगों पर इंप्रेशन पड़े ऐसे भाषण करता है। अगर कमजोर और दुष्प्रभावी बुध हो तो यह योग बुद्धि और वाणी पर बुरा असर डालता है।
शुक्र के साथ राहु हो तो विपरीत काम भावना, कोमल भावनाओं की कमी तथा शुभ योग हो तो किसी कला में पारंगतता और धन इस योग में अच्छा होता है। शनि के साथ राहु या केतु का संबंध हो तो स्वभाव में उदासीनता, आत्मघात की प्रवृत्ति, गुनाह करने की प्रवृत्ति आदि हो सकते हैं। ये योग गुरु से दृष्ट हो तो योगी बनने के योग बनते हैं। राहु मंगल शनि इस युति में अपघात योग बनता है। जो महादशा चल रही हो उसके स्वामी से राहु केतु का चतुर्थ या अष्टम भाव से गोचर भ्रमण दुखदायी होता है। गुरु राहु चांडाल योग कुंडली में हो तो गुरु का उसी राशि से या उसके त्रिकोण भाव से गोचर भ्रमण दुखदायी होता है। विंशोत्तरी दशा का विचार करें तो कुंडली में जातक अल्पायु हो तो राहु की तीसरी महादशा, मध्यायु हो तो पांचवी और दीर्घायु हो तो सातवीं महादशा मारक होती है। राहु केतु केंद्र भाव में त्रिक भावों के स्वामी से युक्त हो तो बुरे फलित देते हैं। इसके विपरीत अगर त्रिक भावों में केंद्रेश या कोणेश से संबंध बनाते हो तो योग देकर मृत्यु देते हैं। मृत्यु समय के गोचर भ्रमण पर दृष्टि डाले तो प्रायः राहु केतु प्रथम सप्तम या द्वितीय अष्टम या चतुर्थ दशम या फिर षष्ठ द्वादश इन भावों में पाए जाते हैं। ये गोचर भ्रमण लग्न, चंद्र और सूर्य से भी देखे। इनके साथ राहु केतु के संबंध कैसे है उस पर यह बात डिपेंड करती है। जन्म कुंडली में इनमें से जिसके साथ राहु केतु संबंधित हो उससे यानी चंद्र सूर्य या लग्न, इनसे गोचर भ्रमण को देखना चाहिए। दूषित राहु संबंधित भाव के विषय में बुरे फलित देते हैं। जैसे पंचम भाव में पाप ग्रह संबंधित दूषित राहु संतति संबंधी चिंता या संततिहीनत्व दे सकते हैं। स्त्री कुंडली में ये योग हो तो गर्भ न रहना, गर्भपात ऐसी घटनाएं हो सकती है। पंचम भाव से पेट देखते हैं। यहां पर दूषित राहु के कारण पेट संबंधी अनाकलनीय विकार जैसे अल्सर, हाइपर एसिडिटी हो सकते हैं। पंचम भाव में दूषित या क्षीण चंद्रमा या अग्नि तत्व के मंगल या सूर्य भी ऐसे विकार दे सकते हैं। यहां पर पाप ग्रहों में शनि का संबंध कैंसर जैसे विकार से अधिक है। बुध, गुरु या शुक्र ये शुभ ग्रह इन योगों के संबंध में इस स्थान में सामान्य है। पंचम भाव से उपासना देखी जाती है। इस भाव में केतु व्यक्ति से उपासना साधना अच्छी करवाता है। बलवान गुरु की दृष्टि में या गुरु की राशि में इस भाव में केतु अतीन्द्रिय शक्ति और ज्ञान देते हैं। जैसे पंचम भाव में राहु संतति संबंधी, पेट विकार संबंधी फलित देते हैं, वैसे ही सप्तम भाव से संबंधित आने पर वैवाहिक जीवन संबंध में राहु के फलित मिलते हैं। सप्तम भाव में क्रूर नक्षत्र में यानी आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, विशाखा, धनिष्ठा या चित्रा इन नक्षत्रों में राहु हो तो इसका विशेष रूप से विचार करना जरूरी होता है। तथा पाप ग्रहों के साथ राहु या केतु हो तो भी इस भाव के फलितों को बारीकी से देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में सप्तमेश का भी विचार अनिवार्य हो जाता है। सप्तम भाव में बिगड़ा हुआ राहु देरी से विवाह, वैवाहिक सौख्य का जल्दी नाश होना, रोगग्रस्त वैवाहिक जोड़ीदार मिलना, वैवाहिक जोड़ीदार का अनीतिमान होना ऐसे फलित दे सकता है। शुक्र राहु, शनि शुक्र या मंगल शुक्र ये जोड़ियां भी इस भाव में ऐसे फलित दे सकती है। विशेष रूप से जल राशि में कर्क या वृश्चिक में ये योग और भी बुरे फलित दे सकता है। इन सभी योगों में शुक्र पर बलवान गुरु की दृष्टि को लग्न और नवमांश में भी जांचना जरूरी होता है। कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में हो तो कालसर्प योग बनता है। इस योग के बारे में कई मत है। पुराने किसी संस्कृत ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इस योग के क्या परिणाम हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। इस योग में मुख्यतः जातक मितव्ययी या कंजूष होता है, मानसिक दृष्टि से अस्थिर तथा विचलित होता है। अगर बाकी के ग्रह बलवान न हो तो जिन भावों में राहु केतु विराजमान हो उन भावों के संबंध में बुरे फलित मिल सकते हैं। लेकिन यह भी तभी देखा गया है जब गोचर भ्रमण से राहु केतु उन्हीं भावों में आए या फिर उनकी महादशा चल रही हो।
कई ज्योतिषियों का यह भी मत है कि कुंडली की गुणवत्ता पर इस योग के कारण असर पड़ता है और कुंडली की गुणवत्ता 40 से 50% से कम हो जाती है। लेकिन कई श्रेष्ठ लोगों की कुंडली में मैंने ये योग देखा है, जिनमें कई तो सरकारी उच्च पदों पर है और कोई राजकारण में यशस्वी है। इस योग का टेंशन लेने इतना यह योग बुरा नहीं है। किसी भी बात का फलित देखने के लिए भाव, भावेश और कारक, इनका साकल्य से विचार करना जरूरी होता है। ये ज्योतिष की बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। सिर्फ एक योग से कुंडली की गुणवत्ता को नापना सिर्फ एकांगी विचार करना जैसा है। समाज में राहु केतु के कारण बनने वाले ग्रहण योग के लिए भी कुछ धारणाएं हैं। इस योग के जन्म कुंडली में होने पर व्यक्तिगत परिणाम हमने अभी जाने ही हैं, लेकिन थोड़े व्यापक या सामाजिक परिणामों को भी समझ लेते हैं। ग्रहण कैसे होता है यह तो सभी जानते ही हैं। ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहण के कुछ सामाजिक या शहर या देशव्यापी परिणाम होते हैं और ये परिणाम कुछ काल के लिए स्थायी होते हैं। जहां पर ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, उन भागों में ग्रहण के परिणाम तीव्रता से होते हैं। ग्रहण थोड़ा है या पूर्ण, इस बात पर भी इसके परिणामों की तीव्रता निर्भर करती है। ग्रहण के परिणाम जानने के लिए ग्रहण जब शुरू होता है उस समय की उस स्थान को लेकर कुंडली बनाएं। जिस राशि में ग्रहण हो रहा हो उस राशि स्वामी की स्थिति तथा बलवत्ता से ग्रहण के फलितों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मंगल की राशि में ग्रहण हो रहा हो और मंगल अष्टम भाव में हो तो आपत्ति आ सकती है, मृत्यु हो सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। मंगल षष्ठ भाव में हो तो महामारी आ सकती है, ऐसा ही अन्य पाप ग्रहों से कहा जा सकता है। शुभ ग्रहों की राशि में ग्रहण हो तो परिणाम बुरे नहीं आते, परिणाम कितने काल तक टिकेंगे इसका भी परिमाण है। ग्रहण जितने घंटे चला उतने साल सूर्य ग्रहण के लिए और उतने महीने चंद्र ग्रहण के लिए लेने चाहिए। इस विषय में भी मत मतांतर है। जिस राशि में ग्रहण होता है उसके स्वभाव से भी परिणाम कितने काल तक रहेंगे यह बात प्रभावित होती है। जैसे चर राशि में ग्रहण हुआ तो परिणाम थोड़े काल तक टिकते हैं और स्थिर राशि में दीर्घ काल तक परिणाम टिकते हैं। द्विस्वभाव राशि में परिणाम जल्दी शुरू होकर दीर्घ काल तक टिकते हैं। इस राशि में परिणाम बीच में कुछ काल के लिए खंडित होकर फिर से मिलते हैं। इन सभी बातों में राशि स्वामी की बलवत्ता तथा भूमिका, परिणाम क्या मिलेंगे और किस हद तक मिलेंगे इसका अनुमान लगाने के लिए अहम होती है। यह विषय भी बड़ा है, उदाहरणों के साथ इस विषय पर भी एक वीडियो भविष्य में जरूर बनाएंगे। इस कार्यक्रम में राहु के साथ अन्य ग्रह क्या फलित दे सकते हैं यह बताया है। अब पिछले कुछ कार्यक्रमों में बताए गए सूत्रों का आधार लेकर ये फलित क्यों मिल रहे हैं, उनके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इसका उत्तर ढूंढ सकते हो। ये सभी फलित उन सूत्रों का विस्तार मात्र है। विस्तार अनगिनत हो सकता है, सूत्र मर्यादित होते हैं। आज के लिए इतना ही बस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी ज्योतिषीय विषयों में जानकारी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस जुड़े रहिएगा, ज्ञान बढ़ाइएगा। नमस्कार।